हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज मैं आपके सामने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने पोटेंशियल एनर्जी कर्व, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की कहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन पे होता है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, किस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, बाउंड स्टेट की क्या कंडीशन होती है मैकेनिकल एनर्जी के लिए, और इसकी कंजर्वेशन कैसे होता है, ये कंजर्व कब होती है, कब कंजर्व नहीं होती, और हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के प्रिंसिपल को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। और आज का लेक्चर मोस्टली बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल से घिरा होगा, है ना। जेई लेवल के, जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी थ्योरी और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल। चलिए, थ्योरी में क्या कहता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें सभी पता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम सबसे पहली बात तो यही लिख देते हैं कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन किससे की जाती है? इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन राइट इट इज ई। सो ई जो है वो मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे लिखा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ई है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब एक और बात सीखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है और पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है तो भी मैकेनिकल एनर्जी नॉन ज़ीरो हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, सो मैकेनिकल एनर्जी कैन नॉट बी ज़ीरो, देर इज़ ए पॉसिबिलिटी। दूसरी कंडीशन है इफ़ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, देर इज स्टिल पॉसिबिलिटी दैट कि मैकेनिकल एनर्जी कैसी हो, नॉन ज़ीरो रहे। और लास्ट सिचुएशन ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, देन ई मस्ट बी ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो, ऐसा होगा। बट इसका इन्वर्स सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कि अगर, क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास ई की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बैठती हैं। फिर ई की वैल्यू ज़ीरो की क्या क्या पॉसिबिलिटी बैठी कि या तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है विद नेगेटिव साइन। मतलब कि के प्लस यू कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, बट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरी इसका मतलब क्या होगा कि इस कंडीशन का ये मतलब हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, बट स्टिल द मैकेनिकल एनर्जी इज ज़ीरो। और सेकंड कंडीशन क्या बैठती है कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो थी, इसीलिए काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई है। चलिए, और जो बाउंड स्टेट की कंडीशन मैं आपसे बात कर रहा था, बाउंड स्टेट की क्या कंडीशन है उसके बारे में देखते हैं कि बाउंड स्टेट की क्या कंडीशन होगी। कंडीशन ऑफ बाउंड स्टेट, तो वो धीरे धीरे हम आपके सामने आते हैं कि जैसे हमें पता है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ई है दैट इज़ के प्लस यू, ऐसे लिखा जाता है ना। ये सबको पता है इस बात का। अब इस बात के बारे में अगर हमें सारी जानकारी है तो यहाँ पर देखो क्या क्या बातें हो सकती हैं। के क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज के तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। तो के की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यू पे फिर कंडीशन आती है कि यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। तो के तो ऑलवेज पॉजिटिव है। कहता है इफ़ यू इज़ पॉजिटिव, यू इज़ पॉजिटिव, देन क्या होगा? ई कैसा होगा?
पॉजिटिव। ये बात क्लियर होगी क्योंकि के कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आती है इफ़ यू कैसा है, नेगेटिव है। अब देखो यू नेगेटिव है, अब यहाँ पर दो सिचुएशंस बैठेंगी। एक सिचुएशन तो ये कि जो u का नेगेटिव वैल्यू है वो मतलब ये जो है मैग्नीट्यूड है वो किससे, काइनेटिक एनर्जी से कम है। जब नेगेटिव वैल्यू है जो u का काइनेटिक एनर्जी से कम होगा तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि u की वैल्यू है -10, u इज इक्वल टू -10 जूल और काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास 20 जूल। तो ऐसी सिचुएशन में जो u है, मैग्नीट्यूड ऑफ u है दैट इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी, लेस देन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो यहाँ पर E का वैल्यू कितना आएगा फिर, E इक्वल्स टू के माइनस यू, यू इक्वल्स टू 10 विच इज़ 10 जूल। सो E कैसा आया, पॉजिटिव आ गया। एक तो ये सिचुएशन बैठी, कौन सी सिचुएशन है, ये आपके सामने ये वाली सिचुएशन बैठी। दूसरी क्या सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी का दैट इज़ ग्रेटर देन के, है ना। नेगेटिव वैल्यू जो है वो बड़ी है के से, क्योंकि के तो हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लेते हैं कि u हमारे पास कितना है, -30 जूल इतना है, और k की वैल्यू मेरे पास है +20 जूल, ये है। तो ऐसी सिचुएशन में जो E होगा वो कितना हो जाएगा, u प्लस के, u की वैल्यू है -30, k की वैल्यू है 20, इट कम्स आउट टू बी -10 जूल। सो E यहाँ पर कैसा आ गया, ये आ गया नेगेटिव वैल्यू। ठीक, तो आप देखोगे एक ये कंडीशन बैठी। अब देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा कि u कैसा था, ये वाली मेन कंडीशन थी, फिर उसके आगे दो सब कंडीशंस बनी। एक कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेस देन काइनेटिक एनर्जी, एक कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, मैं इसको A लिखता हूँ और इसको B लिख रहा हूँ। ये दोनों सिचुएशंस, ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन, जब ये दोनों सिचुएशंस सामने आती हैं, मतलब क्या कि आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी नेगेटिव आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी है, नेगेटिव है ना। तो ऐसा कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से बड़ा होगा। तो ये A और B वाली कंडीशन मिलके बाउंड स्टेट बनाती है। बात याद रखिएगा, कौन सी स्टेट बनाती है, बाउंड स्टेट। सो A कंडीशन प्लस कंडीशन B इक्वल्स टू बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट। ये बाउंड स्टेट हमने बहुत बारी सुना होता है। कहाँ सुना होता है, ये हम कहते हैं कि ग्रेविटेशन में जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ बाउंड स्टेट में हैं, जो सैटेलाइट्स हैं अर्थ के चारों तरफ बाउंड स्टेट में हैं, है ना, बाउंड स्टेट में। तो बाउंड स्टेट की यही कंडीशन होती है कि उस सैटेलाइट की, उस प्लैनेट की मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, और जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होता है। दिस इज़ कॉल्ड द बाउंड स्टेट। ये बाउंड स्टेट की कंडीशन होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ ऑल्सो इन द बाउंड स्टेट। ठीक है, ये स्टेबल स्टेट कहा जाता है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये कंडीशन, कि जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी भी नेगेटिव हो, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। सो बाउंड स्टेट भी आपको समझ आ गया। चलिए अब हम कंजर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंजर्वेशन क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या कहता है, चलो इसको देखते हैं। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से एक चीज़ पता लगती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, ये सारे वर्क डन किसके बराबर होते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। ये हमें पता लगता है फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब एक इक्वेशन तो ये होगी, दूसरी जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, या वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है कि वर्क डन बाय द
कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये दूसरी इक्वेशन को जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इक्वल्स टू डेल्टा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब ये चीज़ क्या है, अब ये चीज़ जो है इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। डेल्टा यू और डेल्टा ये क्या बनाएंगे, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और अदर। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं, इफ़ देयर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस इट मीन्स दैट देयर इज़ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो इफ़ forces non conservative and forces other are absent, तो वर्क डन भी, ये वर्क डन भी नहीं होंगे फिर अगर फोर्सेस नहीं होंगी तो, है ना। इसका मतलब अगर हमारे पास ओनली कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये वाली सिचुएशन रहेगी कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्सेस सिस्टम में है ही नहीं, है ना। तो जब मैंने कहा कि हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी नहीं होंगी अगर, और अदर फोर्सेस भी एब्सेंट होंगी, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगी सिस्टम में, तो वैसी सिचुएशन में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अदर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ये इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब डेल्टा ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब चेंज ज़ीरो है, डेल्टा ई इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब क्या है, चेंज ज़ीरो है ना। क्या मतलब है इसका मतलब है डेल्टा ई इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है कि ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होती है, व्हेन देयर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो व्हेन देयर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसी टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है ना। तो अगर सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं तो फिर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इफ़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो एक्टिंग, फोर्सेस आर आल्सो एक्टिंग, देन तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं ओनली टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, नॉट द मैकेनिकल एनर्जी। सिर्फ टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है ना। कौन कौन सी बात, एक तो ये बात, ये वाली बात जो है, और दूसरी ये वाली बात कि ये वाली बात जो है ना, ये दो वाली बातें हमें याद रखनी हैं। और जब ओनली सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं तो क्या होता है, इनिशियल एनर्जी जो होती है मैकेनिकल, वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाती है। आई होप कि आपको ये सिचुएशन समझ आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़े न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट।
देखो एग्जाम्पल फर्स्ट हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक इस तरह से सिचुएशन है, ठीक, और ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, स्मूथ सरफेस है। इसके साथ ना क्या हुआ है कि इसके साथ एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, ऐसे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। और एक मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ से इस तरह से है कि ब्लॉक इस तरह से स्लाइड करेगा, ओके, इस तरह से एक ब्लॉक स्लाइड करेगा और जाके स्प्रिंग के साथ टकराएगा ना। तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पर, तो एक ब्लॉक होगा यहाँ पर, ओके, तो दिस इज़ ए ब्लॉक। तो ये हमारे पास इसका कुछ मास होगा, तो इसका मास हम लिख लेते हैं, तो इट हैज़ सम मास m। तो इसका हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये जो हाइट है, इनिशियल हाइट जो है, तो इनिशियल हाइट जो होगी वो कितनी होगी, h होगी, कि h हाइट से ये नीचे गिर रहा है। ऐसी सिचुएशन है, स्मूथ सरफेस है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज़ ए स्मूथ सरफेस, ठीक, स्मूथ सरफेस है। तो आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ना, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हम बता देंगे। कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि इतना तो पता है कि कोई फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। यहाँ दो ही फोर्सेस हैं, कौन कौन सी है, एक तो होगी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के कारण फोर्स होगी, और दूसरी फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स होगी। दोनों फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना, कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब कैसे यूज़ करेंगे उसको सीखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर हमारे पास है ग्रेविटेशनल एनर्जी। मैं ये रेफरेंस लेवल मान रहा हूँ, रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो इस h हाइट पे कितनी होगी, mgh। अब जब ये मास इधर आएगा, नीचे आएगा, इसके साथ टकराएगा, रेफरेंस लेवल पे आ जाएगा ये मास, तो हम लिखेंगे ना डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि ये जो डिक्रीज़ हुई है तो कहाँ गई होगी, वो जो जितना डिक्रीज़ हुआ है उतना इधर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो जब ये कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इक्वल्स टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, तो डिक्रीज इन ब्लॉक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो अब इसका मैथमेटिक्स कैसे लिखेंगे, इसका मैथमेटिक्स हम ऐसे लिखेंगे कि कितना है इसका वैल्यू, mgh, कितना डिक्रीज होगा और कितना गेन होगा, हाफ के, लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू है xm, ये xm क्या होगा, इतना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, इतना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में। तो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि x की क्या वैल्यू होगी। सो इट 2mgh डिवाइडेड बाय k रूट इक्वल्स टू x मैक्सिमम। सो दिस इज अवर रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल ना, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का। क्लियर हो गया।
चलिए एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका जो डायग्राम है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। डायग्राम में हमारे पास क्या है कि एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक। तो जो बॉक्स है वो स्प्रिंग से अटैच्ड है, इस तरह से स्प्रिंग है। ओके, हम ऐसे इसको स्प्रिंग को बना लेते हैं, ये स्प्रिंग है। और एक है हमारे पास ग्राउंड सरफेस, ठीक। ग्राउंड सरफेस ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक। तो इस ग्राउंड को हम इंडिकेट कर देते हैं, छोटा सा ग्राउंड है। ये हमारे पास एक सरफेस है इस तरह से। ऑल राइट, तो इसमें ना आपको मास तो दे रखा है कि m मास है हमारे पास, m मास है। अब कहता है कि ब्लॉक जिसका मास m है सडनली रिलीज हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्प्रिंग, और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट आपको k दिया गया है। तो ब्लॉक इज सडनली रिलीज्ड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्प्रिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्प्रिंग, इस तरह से। अब आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ओह सॉरी 4 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ पूछता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज। क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी जस्ट आफ्टर रिलीज। अगर मैं इसकी FBD देखता हूँ जस्ट आफ्टर रिलीज, तो ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही होगी, है ना। जस्ट आफ्टर रिलीज का मतलब है कि वहाँ पर अभी स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आई है ना। इस चीज़ का जस्ट आफ्टर रिलीज का इसका मीनिंग क्या है कि स्प्रिंग फोर्स येट इक्वल्स टू 0, कि अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। और ओनली कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? ओनली mg इज एक्टिंग। अब mg एक्ट कर रही है तो mg के कारण एक्सेलरेशन होगी। सो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? g। और कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये उसकी एक्सेलरेशन होगी ऑफ द जस्ट आफ्टर रिलीज। अब बी पार्ट क्या पूछता है? कहता है व्हाट इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। कंप्रेशन, सो फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। ये नीट के बच्चों को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस लाइन पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये वाला एट इक्विलिब्रियम, है ना। एक तो पूछा जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, और एक जगह मैक्सिमम वर्ड नहीं यूज़ करता, वो कहता है कि एट इक्विलिब्रियम पे बताओ कितना होगा। तो बेटा जब भी इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा तो आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 कर रही है। आपको एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और जो भी मन करता है चाहे वो एनर्जी वाला लगा देते हैं और उससे आंसर सेट बैठ जाता है, तो वो कहते हैं हाँ उनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम के मतलब में फोर्स बैलेंस करनी होती है। तो अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन होगी कि इक्विलिब्रियम में ब्लॉक कुछ ऐसा होगा, इस सिचुएशन में कंप्रेस हो गया है, तो इस पे एक फोर्स तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी और एक स्प्रिंग फोर्स kx अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स, सो एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, एम जी इज इक्वल टू के एक्स। सो यहाँ से एम जी बाई के इक्वल्स टू एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज़ करके। इसमें सी पार्ट पूछता है हमसे, सी पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, है ना। पहले तो सिर्फ कंप्रेशन पूछा इक्विलिब्रियम पे, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग पे मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो अब इक्विलिब्रियम की बात, इक्विलिब्रियम वर्ड ही यहाँ पर नहीं है, तो अब हम एनर्जी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, है ना। तो ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है, तो नाउ वी विल यूज़ एनर्जी इक्वेशन, नाउ वी विल यूज़ एनर्जी इक्वेशन ना। एनर्जी इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या हो रहा है कि पहले तो ब्लॉक की ये स्थिति थी, पहले तो ब्लॉक कुछ ऐसा था, है ना, बाद में ये ब्लॉक यहाँ आ गया है, तो मैक्सिमम कंप्रेस हुआ ना, कितना मैक्सिमम कंप्रेस हुआ, लेट्स से एक्स मैक्सिमम इतना कंप्रेस हुआ है, ये सिचुएशन पे आ गया है। तो हुआ क्या कि ये अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मानता हूँ तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे 0 हो जाएगी, और यहाँ कितनी थी, एम जी एक्स एम इतनी थी, है ना। ये हाइट कितनी है, एक्स एम है ना, तो रेफरेंस लेवल से पहले ब्लॉक एक्स एम ऊपर था, तो एम जी एक्स ये हमारे पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी इनिशियल सिचुएशन में। और बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, लेकिन ये डिक्रीज़ हुआ, नीचे आ रहा है ब्लॉक। आप देखोगे ये जो ब्लॉक है ये नीचे आया है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। तो एनर्जी कहीं तो कहीं गई होगी, है ना, और कोई फोर्स तो लग नहीं रही, दो ही फोर्सेस लग रही हैं, स्प्रिंग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका मतलब दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी मतलब कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो किसी ना किसी दूसरी कंजर्वेटिव फॉर्म में दिखना चाहिए। सो हम लिखेंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल्स टू द गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर स्प्रिंग ने पोटेंशियल एनर्जी को जो गेन किया है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे। तो अब इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या बैठेगा इसका, तो हमारे पास था एम जी एक्स एम इस तरह से इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। यहाँ से जब आप देखोगे 2mg एक्स एम डिवाइडेड बाई के इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर, एक एक्स एम की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाला एक्स एम ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2mg बाई के इक्वल्स टू एक्स एम। दिस इज अवर आंसर फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट एक और इसमें डी पार्ट पूछ लिया गया है। डी पार्ट देखते हैं क्या पूछा है। कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो अब देखते हैं इसको कैसे देखा जाए इसका। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ कहाँ पर लिखनी पड़ेगी, जब वो मैक्सिमम कंप्रेस हुआ था। तो जब वो मैक्सिमम, लेट से कि वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे है, कुछ इस सिचुएशन में है ना, ये मास था, तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, स्प्रिंग फोर्स कितनी है, वो के एक्स एम इतनी फोर्स लग रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, एम जी लग रही है। तो ये एक्सेलरेट अब किधर करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही करेगा ना, क्योंकि स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ उछालेगा, ठीक। तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, स्प्रिंग फोर्स बड़ी होगी। तो कैसे लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, के एक्स एम नेट फोर्स माइनस एम जी
इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्स एम की वैल्यू कितनी, ये हम सी पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। कितनी वैल्यू थी वो, 2mg/k इतनी थी, माइनस mg इक्वल्स टू ma। यहाँ से आप देखोगे k से k कैंसिल हो गया, सो 2mg माइनस mg इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू ma, m से m कैंसिल हो गया, सो g इज इक्वल टू a। और g कौन सी डायरेक्शन में होगा, सॉरी एक्सेलरेशन अब कौन सी डायरेक्शन में होगी, सो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर होगी ये। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमें, आई होप कि आप सबको भी समझ आ गया होगा। क्लियर प्रेजेंटेशन से मैंने बहुत ही आराम से सिखाया है। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। चैनल को सपोर्ट करिए, आपको सारा का सारा कंटेंट जेई लेवल का मिलेगा, नीट लेवल का मिलेगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 रख रहा हूँ, एग्जाम्पल 3 कह सकते हो आप, एग्जाम्पल 3, है ना। एग्जाम्पल 3 में ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान है, नीट लेवल में भी आ सकता है, जेई लेवल में भी आ सकता है। मैं बता देता हूँ, नीट और जेई। देखो मैंने नीट को भी काफ़ी साल पढ़ाया है आकाश इंस्टीट्यूट में, है ना, नियर अबाउट 6 साल नीट में पढ़ाया है, फिर जेई में भी पढ़ाया, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया है मुझे कि किस लेवल का सवाल नीट में आ सकता है, किस लेवल का जेई में आ सकता है। तो इस एग्जाम्पल में क्या कहता है क्वेश्चन कि आपके सामने एक ब्लॉक है, इस तरह से ये एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है इस तरह से, और इसके ऊपर स्प्रिंग है ना, यहाँ पे एक स्प्रिंग है हमारे पास ऐसा। तो क्या होगा कि पहले ब्लॉक h हाइट पे था, ये जो हाइट थी ये कितनी थी, h थी, तो h हाइट से गिरेगा। जब ये h हाइट से गिरा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो कितना होगा, मान ले x स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है ना, कितना कंप्रेस हुआ, x स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, तो फाइनल सिचुएशन क्या आ गई, फाइनली ब्लॉक यहाँ कहीं आ गया, यहाँ आ गया, तो इस तरह से स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। ठीक, तो इसका मास m था, ये हो गया। चलिए इनिशियल सिचुएशन भी आपके सामने है, फाइनल सिचुएशन भी आपके सामने है ऐसा, और इस तरह से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एक ब्लॉक को हमने h हाइट से रिलीज़ किया, है ना, वो किस पे गिरा, वर्टिकल स्प्रिंग पे गिरा h हाइट से। तो अगर स्टिफनेस कांस्टेंट इसका k है तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो अगेन आप देखोगे कि ब्लॉक कितना नीचे गया, है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्लॉक कितना नीचे गया है। तो मैं कहता हूँ कि ब्लॉक इतना नीचे गया विच इज़ इक्वल्स टू h प्लस एक्स, ना, ब्लॉक इतना नीचे गया। सॉरी, इसको ना मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो एरो है, ये स्प्रिंग अब यहाँ से यहाँ तक आया है, ये xm है मैक्सिमम, इतना ब्लॉक नीचे आया है, तो डिक्रीज़ हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। वो सारा का सारा डिक्रीज़ किस में स्टोर हुआ है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। सो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था विच इज़ इक्वल्स टू mg h प्लस xm, और ये सारा का सारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है 1/2 kxm स्क्वायर। क्लियर होगी बात। चलिए, तो आपको सिर्फ यही कैलकुलेट करना था कि मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग जब एक ब्लॉक को रिलीज किया जाएगा। सो रिलीज फ्रॉम हाइट h, इसको रिलीज किया गया, तो क्या किया हमने, क्या इक्वेशन बैठा है, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल
एनर्जी। तो ये इक्वेशन लिख देंगे। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है mg h प्लस एक्स मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। सॉल्व करें, 2mg h प्लस एक्स एम equals to k xm square. So it is 2mgh plus 2mg xm equals to kxm square. So kxm square minus 2mgxm minus 2mgx equals to, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको xm का वैल्यू मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। x का वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू mg बाई के रूट ऑफ mg बाई के ब्रैकेट 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 2k h डिवाइडेड बाई mg, ये आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल 4 जो है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि अगर सवाल देखा जाए तो बड़ा ऐसे मुश्किल सा लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये आसान हो जाता है। क्या कहता है, ये कुछ ऐसा है कि 2 ब्लॉक सिस्टम था। हाँ, हमारे पास मान लो कि ये एक इस तरह से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड है, और उसके ऊपर हमने 2 ब्लॉक रखे हैं। एक ब्लॉक तो हो गया ये वाला, इस तरह से, ठीक, और एक ब्लॉक है इस तरह से, इस तरह से, और ये दोनों ब्लॉक आपस में स्प्रिंग से अटैच्ड हैं। ओके, ये दोनों ब्लॉक आप जस्ट 1 मिनट, ये आपस में स्प्रिंग से अटैच्ड हैं इस तरह से। ये है स्मॉल m और ये है कैपिटल M। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि स्मॉल m को जब मैं प्रेस करूँगा, है ना, कितना प्रेस किया जाए इसको, मैक्सिमम कितना प्रेस किया जाए स्प्रिंग को, या कितना कंप्रेस किया जाए स्प्रिंग को, कि जैसे ही स्मॉल ब्लॉक को रिलीज़ करें कंप्रेस करने के बाद, तो जो बड़ा वाला ब्लॉक है, कैपिटल M वाला ब्लॉक है, वो सरफेस से ऊपर उठ जाए, बल्कि उसका कांटेक्ट सरफेस से हट जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें बतानी है कि कितना ज़्यादा हमें कंप्रेस करना पड़ेगा स्मॉल ब्लॉक को कि बड़ा वाला ब्लॉक क्या होगा, वो ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस, कि सरफेस से ऊपर उठ जाए। तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा कि फाइनल सिचुएशन में तो ये अलग ही हो रहा होगा। हम ऐसा बना सकते हैं इसको कि फाइनल सिचुएशन में ये कुछ ऐसा होगा। 1 मोर मिनट, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ओके, और जो छोटा वाला ब्लॉक है वो कुछ ऐसे आ जाएगा हवा में, और उनका जो स्प्रिंग है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे जाना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि कैसे जाएं, कितना हमें करना पड़े, कितना कंप्रेस करना पड़ेगा छोटे वाले ब्लॉक को। सो व्हाट शुड बी द इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये पूछा गया है। व्हाट शुड बी द
in the spring so that the system will be about to break off the surface, so that the system will be about to break off the surface। ऐसा पूछा गया है ना। आफ्टर रिलीजिंग द ब्लॉक M1, कॉमा आफ्टर रिलीजिंग द ब्लॉक M1 को रिलीज करेंगे। देखो बड़ा ही आसान सवाल है। अभी मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये A है, ये B है। A क्या है कि अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम से जब मैं कंप्रेस करके इस ब्लॉक को यहाँ लेके आता हूँ, मान लो इस ब्लॉक को मैं यहाँ लेके आता हूँ कंप्रेस करके, तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो कितना ये नीचे आया, ये x1 नीचे आया है, ठीक। ये हमारे पास कौन सी सिचुएशन थी, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी, ठीक। तो यहाँ से इसको इक्विलिब्रियम से मैं x1 नीचे लेके आया हूँ, ये वाली सिचुएशन तक लेके आया हूँ ना। इसी को मैक्सिमम आप कह सकते हो कि मैक्सिमम कंप्रेशन इतना होगा। अच्छा, अब क्या होगा, फिर इसको इस लाइन से, जिसको मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ, इस लाइन से इसको रिलीज़ किया गया ब्लॉक को। 2 लाइन से जैसे ही रिलीज़ करेंगे ब्लॉक ऊपर जाएगा और ब्लॉक फाइनली कहाँ पर आ गया, ब्लॉक फाइनली आ गया नंबर 3, इस लेवल पे आ गया, 3 लेवल पे आ गया। सो फर्स्ट लेवल कौन सा था, इक्विलिब्रियम वाला। इसको कंप्रेस किया गया x1 से 2 लेवल पे आ गया, फिर रिलीज़ किया तो ये कहाँ चला गया, ब्लॉक 3 लेवल पे चला गया। तो जो हमारे पास रिलैक्स्ड पोजीशन थी स्प्रिंग की, है ना, उससे ये कितना ऊपर गया, है ना, उससे ये x2 ऊपर गया, ऐसे इतना ऊपर गया। और कंबाइंडली अगर देखा जाए तो यहाँ से ब्लॉक कितना ऊपर गया है, तो वो कितना है, x1 प्लस x2 इतना ऊपर गया है ना, कंप्रेस करने के बाद। ओके, तो ये सिचुएशन है। जब हमने लेवल 2 पे था, तो लेवल 2 पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर कौन सी एनर्जी स्टोर है ना, इस लेवल पे हमारे पास है ना स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ऐसा है। और जब लेवल 3 पे चला गया तो लेवल, और मैं ना इस लेवल पे 2 लेवल पे मैं क्या मान रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मान रहा हूँ, यहाँ पर 0 मान रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ना लेवल 2 पे क्या है, सिर्फ स्प्रिंग की एनर्जी है। स्प्रिंग कितनी है, वो ½ k x1²। और जो ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, रेफरेंस लेवल। मैंने कंसीडर कर लिया कि लेवल 2 क्या है, ग्रेविटेशन के लिए रेफरेंस लेवल है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 होगी। जब यही ब्लॉक 3rd लेवल पे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 3rd लेवल पे, तो 3rd लेवल पे चला गया तो इसके पास अब स्प्रिंग की एनर्जी कितना आ गया, ये कितना ऊपर गया है, x2 ऊपर गया है ना। लेवल 1 से कितना ऊपर गया, क्योंकि लेवल 1 क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, जहाँ पर स्प्रिंग मान लो कि रिलैक्स सिचुएशन में था। स्प्रिंग क्या था, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी लेवल 1 पे। लेवल 1 से ये कितना ऊपर गया, x2 ऊपर गया। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था ना, इससे ऊपर कितना गया, x2 ऊपर गया है। x2 ऊपर जाने का मतलब यह है कि अब एक्सपेंशन हुआ है x2 से, तो उसके कारण इसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। पहले कंप्रेशन हुआ था x1 से, तो इसमें इतनी एनर्जी स्टोर हुई थी। अब इस सिचुएशन की मैं एनर्जी लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, ½ k x2, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी। अब लेवल 1 से कितना ऊपर गया है, इसको तो मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल माना था, जहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। यहाँ से कितना ऊपर गया, x1 प्लस x2, तो इस हाइट के कारण इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कितनी आएगी, कैसे लिखेंगे, ऐसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg x1 प्लस x2, ये आ गई।
ठीक है, दोनों लेवल्स के हमें पता लग गया। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि बी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, बी वो वाली सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब डायग्राम बी, ये वाली डायग्राम वो वाली सिचुएशन होनी चाहिए जब क्या होता है, ये अबाउट टू, ये वाला अबाउट टू ब्रेक ऑफ द सरफेस, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो ये वाली कंडीशन बनाने के लिए, ब्रेक ऑफ होने के लिए नॉर्मल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। नॉर्मल की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि सिर्फ कौन कौन सी फोर्सेस फिर लगेंगी। सो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पर kx2 लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन लग रहा है, mg लग रहा है। नॉर्मल मैं यहाँ पर लिख ही नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी इस सिचुएशन में। तो यहाँ से इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से, ये वाली बात से आप क्या इक्वेशन लिख सकते हो, आप लिख सकते हो kx2 इक्वल्स टू mg, और x2 कितना होगा फिर, mg बाय, ये क्वेश्चन की कंडीशन थी। यहाँ से आपको x2 पता लग गया, और हमें निकालना क्या था, इनिशियल कंप्रेशन निकालना था। क्या निकालना था, इनिशियल कंप्रेशन निकालना था, मतलब x1 कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था, x1, फाइंड x1, हमें x1 कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलिए x2 पता लग गया। अब हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। क्या हुआ है, सबसे पहले क्या था, स्प्रिंग कंप्रेस था, तो स्प्रिंग की एनर्जी थी, ये वाली एनर्जी थी पहले, ये सारी की सारी एनर्जी खर्च हो गई कहाँ पर, इन दो एनर्जीज़ में, इन दो एनर्जीज़ में ये सारी की सारी एनर्जी लॉस हुई, और गेन क्या हुआ, फिर से स्प्रिंग एनर्जी का गेन हुआ है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ है। इसका मतलब ये स्टेप 1 था, ये पहले था, और ये हो गया बाद वाला स्टेप, है ना। तो कंजर्व जब करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाफ के x1 स्क्वायर, ये एनर्जी अब दो हिस्सों में बिट गई है, एक हो गया हाफ के x2 स्क्वायर, और एक हो गया है mg x1 प्लस x2, ये हो गया। अब x2 की वैल्यू तो आपको पता है, कैपिटल mg बाई k, उसकी वैल्यू को पुट करो, आपको x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ कि इसका हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास mg x1 प्लस x2, एक तो ये हो गया, और हमारे पास है हाफ के x2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के x1 स्क्वायर, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। x2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x2 की वैल्यू आई थी कैपिटल mg बाई k, इसको यूज़ करना है x2 की जगह। चलिए करेंगे जब टाइम आएगा। ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस, उधर लेके जाएं या दूसरी तरफ लेके चलते हैं इस इक्वेशन को, ये आ जाएगा इक्वल्स टू हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। सो mg x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हाफ के, ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें यहाँ पर, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। इस आइडेंटिटी के लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि कैलकुलेशन आसान हो गई, ये टर्म्स कैंसिल हो गई तो कैलकुलेशन आसान हो गई। तो अब हमारे पास सिंपल है mg इक्वल्स टू हाफ के x1 माइनस x2, इस तरह से ये हो जाएगा 2mg बाई के प्लस x2 इक्वल्स टू x1। क्लियर, ओके। सो यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2mg बाई के प्लस कैपिटल mg बाई के इक्वल्स टू x1। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा g बाई के कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो ये आ जाएगा g बाई के, अगर मैं कॉमन लेता हूँ सो 2m प्लस m इक्वल्स टू x1, ये हमारे पास आंसर आएगा। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 5,
देखो एग्जाम्पल 5 बड़ा ही स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल है, हम सभी को पता होता है ये एग्जाम्पल। चलो मैं ड्रॉ करने की, चेन वाला सवाल है ये, कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है और टेबल की टांगें भी हैं। चलिए टांगें भी बना देते हैं टेबल की, ये हो गई, और यहाँ से ऐसे ऐसे ये टेबल की टांगें होगी। अब एक चेन लटकी हुई है यहाँ से, इसके साथ क्या है, एक चेन लटकी हुई है। तो मैं चेन बना रहा हूँ, तो चेन को ऐसे बना रहा हूँ, इस तरह से, है ना, ऐसा है। तो अब हुआ क्या, अब आपको कहता है कि L/N चेन जो है वो हैंगिंग सिचुएशन में है। ये कितना है, ये जो पार्ट है ये कितना है, L/N। L क्या है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ चेन, है ना। ये टेबल जो है स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, और M जो है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है मास ऑफ चेन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि व्हेन द चेन इज रिलीज्ड, क्या क्वेश्चन है, कहता है व्हेन द चेन इज रिलीज्ड फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द velocity of chain while leaving the table, while leaving the table, ये पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, काफ़ी सवालों में, काफ़ी किताबों में आपको ये सवाल मिलता है, एग्ज़ाम में भी बहुत बारी पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से, कि सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 करके। अब सिचुएशन 2 क्या हो जाएगी कि सिचुएशन 2 में जो चेन है सारी की सारी कैसी होगी, हैंगिंग सिचुएशन में हो जाएगी, है ना, इस तरह से हो जाएगी, सारी की सारी चेन हैंगिंग सिचुएशन में हो जाएगी ना। ये हमारे पास फिगर बी हो गया, और ये है सिचुएशन ए। ओके, सिचुएशन ए में क्या होता है कि यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास, या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है ना। तो कितना मास होगा, L/N पार्ट है, तो ये जो हैंगिंग पार्ट है, मास ऑफ हैंगिंग चेन, मास ऑफ हैंगिंग चेन, है ना, छोटा मास होगा। तो बेटा मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ कि ऐसे लिखो, छोटा वाला मास और छोटी वाली लेंथ, टोटल मास और टोटल लेंथ, ऐसे लिखो। तो जब आप छोटा वाला मास यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा L/N, L से L कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से। ये मुझे हमेशा सही, जो बच्चों को नहीं करना आता, ये मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है कि छोटा वाला मास डिवाइडेड बाय छोटी वाली लेंथ इक्वल्स टू टोटल मास और टोटल लेंथ। ये छोटा वाला मास, ये कौन सा मास है, हैंगिंग मास, ये इसका मास है M डैश, M डैश। चलो M डैश हमें पता लग गया, ठीक। अब इस मास के कारण इस चेन में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, mgh लिखेंगे, है ना। अब ये मास कहाँ पर लाई कर रहा है, इस लाइन पे, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितनी डेप्थ पे है, तो ये कहाँ पर है, ये है L/2n, L/2n डेप्थ पर है। ये जो रेफरेंस लाइन कह लो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मैंने कंसीडर किया है कि सारा का सारा मास M डैश सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, तो वो हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, अब हम रेफरेंस इसको ले रहे हैं, ये रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब टेबल को मैं रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ कि इस रेफरेंस लेवल से नीचे कितना है, L/2n, ठीक। अब रेफरेंस लेवल से नीचे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, है ना। तो सिचुएशन
फर्स्ट में कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? एक तो बात है कि नेगेटिव होगी क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है, रेफरेंस मैं टेबल को ले रहा हूँ, और m कितना है m g, और कितनी नीचे है L/2n। ये हो जाएगा m/n g L/2n, सो mgL/2n²। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट कि इतनी एनर्जी थी। बाद में जब ये सारा का सारा चेन स्लिप हो गया है तो बाद में ये चेन क्या है, कुछ v वेलोसिटी से नीचे जा रही है, और इसका अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर आ गया है, यहाँ कहीं आ गया है, और वो कितना नीचे आ गया है, ये जो होगा ये L/2 होगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो L थी, तो रेफरेंस लेवल से या टेबल के लेवल से L/2 नीचे आ गया है। सारा का सारा मास हम एज्यूम कर रहे हैं कि अब यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है। तो सिचुएशन टू में इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgL/2, और काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। ये है बाद वाली एनर्जी सिचुएशन 2 की, और ये है सिचुएशन 1 की एनर्जी। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, जो सिचुएशन 1 की एनर्जी इक्वल्स टू सिचुएशन 2 की एनर्जी। तो चलिए इनको इक्वल कर देते हैं, तो आपके सामने एक अच्छा सा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये तो होगा नेगेटिव ऑफ mgL/2n², नेगेटिव ऑफ mgL/2 प्लस 1/2 mv², ऐसा आ गया। ओके, सो वी कैन राइट इट एज, या ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब बड़ी वैल्यू कौन सी होगी उसको देख लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं mgL/2 माइनस mgL/2n² इक्वल्स टू 1/2 mv²। ऐसा m जो टर्म था, या mgL/2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा इस तरह से 1/2 mv²। अब देखो कौन m कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया gL n² - 1/n², और ये आ गया रूट इक्वल्स टू v। सो इट कैन बी रिटन एज, इतना भी लिख सकते हैं, और ये n² को बाहर भी लिखा जा सकता है ऐसे। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हो। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको ये भी सवाल पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आसान सवाल था, है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल था नहीं। तो इस तरह से मैं आज का लेक्चर आपके सामने ख़त्म कर रहा हूँ कि हमने ये एग्जाम्पल देखा है ना, और ये फिर एग्जाम्पल नंबर 4 देखा है कि स्प्रिंग को कैसे अलग करना है सरफेस से, है ना, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था। फिर हमने ये सीखा है कि अगर किसी हाइट से ब्लॉक गिरता है तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होता है, राइट। तो एक ये 4 पार्ट सीखे थे हमने इस एग्जाम्पल में कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, है ना, और सिंपल कंप्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा और कंप्रेशन मैक्सिमम क्या होगा, इस न्यूमेरिकल ने आपको सिखाया था। और फर्स्ट एग्जांपल आसान सा था कि ब्लॉक रिलीज़ होता है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखी थी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की विद सम वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप इसको समझ रहे हैं, आपके कोर्स से रेलिवेंट है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रेलिवेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट मैं और से ज़्यादा आपके सामने कंटेंट लेके आऊँ। लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।